हेलो गाइस, मैं हूं शुभम तिवारी। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट की, यानी भारत शासन अधिनियम 1919 या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 की। देखिए, 1919 के एक्ट से पहले जितने भी एक्ट्स हैं उनको हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में समझ लिया है। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। बात करें 1919 के एक्ट की, तो देखिए 20 अगस्त 1917 की बात है। ब्रिटिश सरकार ने ये घोषित किया कि उनका उद्देश्य भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को लाना है। यानी जो ब्रिटेन का क्राउन है, उन्होंने ये कहा कि भैया देखिए, भारत का जो इलाका है वो है तो भारतीयों का ही, तो हम चाहते हैं कि भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में हर ब्रांच में भारतीयों को जगह दे दी जाए। यानी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो थोड़ी और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो सके, इसलिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भैया ये जो इलाका है वो है तो हमारा ही, यानी हमारा ही पार्ट है, और हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की पावर दे रहे हैं इंडियंस को, उसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन ये रहेंगे हमारे ही पार्ट। देखिए, ये जो एक्ट है उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मॉन्टेग्यू जो हैं वो इंग्लैंड में भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी भारत के राज्य सचिव हुआ करते थे 1919 में, और चेम्सफोर्ड भारत के वॉइसरॉय थे एक्ट ऑफ 1919 के समय पे। बात करें हम इस एक्ट के फर्स्ट पॉइंट की, तो इसने सबसे पहले ऐसे सब्जेक्ट्स को ढूंढा, यानी ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिन पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, और ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। तो सबसे पहले सारे सब्जेक्ट की पहचान की गई और सेंटर और स्टेट में बांट दिए गए। यानी अब जो प्रोविंशियल काउंसिल है वो अपने सब्जेक्ट्स के अंदर लॉ बना सकती है, और उसे अब सेंटर से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ऐसा इस एक्ट के पहले पॉइंट में कहा गया है। बात करें हम सेकंड पॉइंट की, तो देखिए इस एक्ट ने क्या किया कि भारत में दोहरी शासन की व्यवस्था का आरंभ कर दिया गया, जिसे हम द्वैध शासन या डायरकी भी कहते हैं। तो इसके तहत क्या हुआ कि दो सब्जेक्ट्स बनाए गए, एक तो था हस्तांतरित यानी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, और दूसरे थे आरक्षित यानी रिजर्व सब्जेक्ट। यानी जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं उनमें क्या होगा कि उनमें जो सेंटर का प्रेशर है वो थोड़ा कम होगा, और रिजर्व में तो भैया तानाशाही है। तो देखिए इस एक्ट के तहत ये बताया गया कि जो हस्तांतरित विषय हैं उन पर गवर्नर डायरेक्ट शासन करेगा अपनी काउंसिल के साथ मिलकर। और ये जो काउंसिल है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी, तो वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होगी। यानी अगर इनके द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होंगे, यानी जवाबदेही इनकी होगी। लेकिन जो आरक्षित विषय हैं यानी जो रिजर्व विषय हैं उन पर कोई जवाबदेही नहीं होगी, यानी इस विषय पर कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता था। अब ये व्यवस्था थी, वो तो सक्सेसफुल हो नहीं पाई थी। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि देखिए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के पास कोई पावर ही नहीं आई थी इस एक्ट के तहत। तो ये तो अनसक्सेसफुल होने ही थी, तो जैसा परिणाम दिखा है। और क्या किया इस एक्ट ने? तो इस एक्ट ने व्यवस्था दी कि इसने दो चीज़ों की व्यवस्था की। एक तो था बाइकैमरलिज्म यानी द्विसदनीय व्यवस्था, और दूसरी थी प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी डायरेक्ट इलेक्शन। अब बाइकैमरलिज्म क्या है? तो देखिए इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है सेंटर में, उसकी जगह अब दो सदन होंगे। एक तो था राज्यसभा और दूसरी थी लोकसभा। ये जो व्यवस्था थी वो बहुत सफल रही, क्योंकि देखिए अभी भी हमारे देश में यही व्यवस्था चली आ रही है। सेंटर में भी दो काउंसिल्स हैं और ज़्यादातर स्टेट्स में भी दो काउंसिल ही रहती हैं। तो अगर देखा जाए तो द्विसदन की व्यवस्था थी वो किस एक्ट के तहत आई? तो एक्ट ऑफ 1919 के तहत आई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। अब देखिए ये जो काउंसिल बनाई गई लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोकसभा और राज्यसभा, इसके जो मेंबर्स हैं वो अब कैसे आएंगे? तो वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आएंगे। अब देखिए ये जो डायरेक्ट इलेक्शन है वाला पॉइंट है उसमें भी एक ट्विस्ट है। अब वो ट्विस्ट क्या है? तो देखिए वोट देने का अधिकार जो था वो बहुत ही सीमित था। औरतों को वोटिंग का अधिकार था ही नहीं, तो गरीबों का औरतों को अधिकार नहीं था और गरीबों को भी अधिकार नहीं था। अरे तो अधिकार था किसको? तो देखिए वोटिंग का जो अधिकार था वो बहुत ही कम लोगों को दिया गया था, और अगर क्राइटेरिया की बात करें तो ऐसे कुछ लोगों को ये राइट दिए गए थे जिनके पास संपत्ति थी।
या फिर जो लोग सरकार को टैक्स देते थे। और अगर और बात करें तो शिक्षा के आधार पर भी कुछ लोगों को ये वोट देने का अधिकार दिया गया था। तो एग्जाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर पूछा जाए कि डायरेक्ट इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो किस इलेक्शन के कुछ एक्ट के तहत आया, तो वो था एक्ट ऑफ 1919। बात करें हम अगले पॉइंट की, तो देखिए जो वॉयसरॉय की काउंसिल है उसमें होते थे 6 लोग। तो इस एक्ट ने क्या कहा कि ये जो काउंसिल है उसमें 6 में से जो 3 मेंबर्स हैं वो होंगे भारतीय, यानी टोटल मेंबर जो 6 हैं उनमें से 3 का भारतीय होना अब आवश्यक हो गया था। लेकिन जो कमांडर इन चीफ का पद है उसे छोड़कर, यानी जो भारतीय इस पोस्ट पर मतलब जो भारतीय आएंगे वो इस पोस्ट को छोड़कर बाकी 3 पर आ सकते हैं। देखिए जैसा हमने एक्ट ऑफ 1909 में देखा था कि कैसे सांप्रदायिकता का जन्म हुआ था, तो ठीक उसी प्रकार उसका इफेक्ट जो था वो अब हम 1919 के एक्ट में भी देखते हैं। तो इस एक्ट में क्या किया गया कि सांप्रदायिक आधार पर सिखों को, भारतीय ईसाइयों को, एंग्लो इंडियंस को यानी आंग्ल भारतीयों को और यूरोपियों के लिए भी अलग से निर्वाचन दे दिया गया, यानी अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई इस एक्ट के तहत। यानी 1909 में जो सिर्फ मुस्लिम तक सीमित थी वो अब इस एक्ट के तहत इन सब तक भी फैला दी गई। बात करें हम अगले पॉइंट की, तो इस एक्ट ने संपत्ति, टैक्स या शिक्षा के आधार पर कुछ लोगों को वोटिंग की पावर दे दी गई। अब देखिए ये जो पॉइंट है वो अभी हम थोड़ी देर पहले बहुत ही डिटेल में समझ चुके हैं, तो अभी इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं, बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो देखिए जैसा हम अभी तक देखते हैं कि भारत के उच्चायुक्त अलग अलग देशों में होते हैं, ठीक है, जो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार इस एक्ट ने क्या किया कि लंदन में भारत के हाई कमीशन यानी उच्चायुक्त का सृजन किया, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनके कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को ट्रांसफ़र कर दिया गया। देखिए ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो हर काम तो देख नहीं सकते थे, इसीलिए जो उच्चायुक्त हैं उन्हीं को कुछ काम दिए गए ताकि वो ठीक से काम कर सकें। आगे बात करें तो इस एक्ट के द्वारा पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन की बात कही गई। देखिए सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम थे वो हुआ करते थे इंग्लैंड में ही, तो अब जो एग्ज़ाम है वो भारत में हो सके इसी आधार पर एक कमीशन बनाया गया था जिसे हम लीग कमीशन के नाम से भी जानते हैं। तो उसी की रिकमेंडेशन के बाद 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, और इसकी व्यवस्था किस एक्ट में की गई, तो एक्ट ऑफ 1909 में। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि लोक सेवा आयोग के गठन की व्यवस्था किस एक्ट के तहत करी गई, तो वो थी एक्ट ऑफ 1919। बात करें हम आगे, तो अब देखिए जैसा हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि कैसे सेंट्रल बजट जो है वो 1860 से बनाया जाता रहा है, लेकिन इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। यानी अब जो राज्यों की विधानसभाएं हैं वो अपना बजट खुद बना सकती थी। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से किस एक्ट के तहत अलग किया गया, तो याद रखिएगा एक्ट ऑफ 1919 के तहत राज्यों के बजट को सेंटर के बजट से अलग किया गया। लास्ट में इस एक्ट के अंतर्गत हम ये बात कही गई है कि ये जो एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 उसने कैसा काम किया, तो इसको जानने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा, और वो जो आयोग है वो 10 साल बाद उसने कैसा काम किया तो वो 10 साल बाद एक रिपोर्ट पेश करेगा। तो यही कमीशन हमारे बीच आएगा, ठीक है, जिसे हम साइमन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इसी पॉइंट के साथ हमारा जो आज का वीडियो है वो समाप्त होता है। आगे हम जानेंगे साइमन कमीशन और उसके बाद के एक्ट्स को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार।